कहानी की शुरुआत में हम माइक नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेन में छुट्टियां मनाने आया था। दोनों वहां खूब एंजॉय करते हैं और माइक ये सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत खास है। उसने कैटरीना को शादी के लिए प्रपोज किया, जो देख कैटरीना बहुत खुश होती है और वो उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। इसी खुशी में माइक अपनी एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक ड्रिंक लेने जाता है। पर जब वो ड्रिंक ले रहा था तभी कुछ हथियारबंद लोग बोट से उतरते हैं और वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। माइक दौड़कर कैटरीना के पास जाने की कोशिश करता है, पर इस दौरान उसे भी गोली लग जाती है। उसके पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, पर तभी उसने कैटरीना को देखा जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। माइक ने उसके पास जाने की कोशिश की, पर तभी एक टेररिस्ट उसकी आंखों के सामने कैटरीना को गोली मार देता है। अपने आखिरी पलों में वो सिर्फ माइक को याद कर रही थी, पर ये बेरहम लोग उसे घसीटकर जमीन पर गिरा देते हैं और एक आदमी उसे दोबारा से गोली मार देता है, जिसके बाद वो माइक के सामने ही दम तोड़ देती है। उस टेररिस्ट अटैक में कैटरीना समेत कई इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। उस एक पल ने माइक की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके 18 महीने बाद हम माइक को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था। गोली लगने वालों में वो अकेला था जो बच गया, पर अब उसकी जिंदगी पूरी गुजर चुकी थी। उसे बहुत पछतावा था कि वो कैटरीना को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। हालांकि माइक हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं था। वो उन लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक प्लान किया था। इन 18 महीनों में उसने लड़ने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली और अब वो इतना घातक हो गया था कि वो अकेला उनके पूरे गिरोह को खत्म कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि दुश्मन उसके देश के नहीं थे। उस दिन बीच पर अटैक करने वाले टेररिस्ट्स इराक से आए थे, जहां जाने के लिए उसे लंबी प्लानिंग की ज़रूरत थी। जिहादियों के गिरोह में शामिल होने के लिए उसने हर दिन खुद को तैयार किया। इस्लाम और जिहाद की किताबों को उसने इस कदर अपने जहन में उतार लिया कि उसे देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि वो एक जिहादी नहीं है। हर रात एक सीक्रेट आईपी एड्रेस से वो उन टेररिस्ट से उर्दू और अरबी भाषा में बात करता। वो उन्हें भरोसा दिलाता कि वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहता है और अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता है जिन्हें उन अमेरिकियों ने मार डाला। सामने से उसे एक वीडियो भेजा जाता है। जब माइक ने उस वीडियो को प्ले किया तो उसमें उसे कुछ अमेरिकन सोल्जर्स दिखाई दिए जो इराक के आम लोगों को मार रहे थे। इसी वीडियो का इस्तेमाल करके उनका लीडर अल मसूर नए टेररिस्ट्स को अपने गिरोह में शामिल करता था, और ये वही आदमी था जिसने कैटरीना पर आखिरी गोली चलाई थी। महीनों तक उनसे बात करने के बाद आखिरकार उसे उनसे मिलने का मौका मिल ही गया। माइक चुपचाप उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए लेबिया में आता है, जहां उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे एक और आदमी के पास लेकर जाते हैं। उन्होंने उसका चश्मा और बैग उतरवाया और उसकी अच्छे से जांच की ताकि ये पक्का किया जा सके कि वो कोई जासूस तो नहीं। इसके बाद उस पर काला कपड़ा डालकर उसे अल मशूर के सामने पेश किया जाता है। उसे देखते ही माइक की आंखों के सामने वो मंजर आ गया जब उसने उसकी मंगेतर को मारा था। अल मसूर उससे इस्लाम के बारे में ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जो सिर्फ एक सच्चे मुसलमान को ही पता होते, पर माइक उसके हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब देता है। वो कहता है, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, आपका भरोसा जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा। अल मसूर थोड़ी देर सोचता है और इसी बीच माइक ने एक छोटे से ब्लेड से अपने हाथ पर लगे टेप को काटना शुरू कर दिया। पर इससे पहले वो उसे मार पाता, अचानक कोई सीधा उसके सर में गोली मारता है, जिससे वो तुरंत मर गया। जल्द ही यूएस फोर्सेज उन पर हमला कर बाकी टेररिस्ट्स को भी मार डालती हैं। माइक अल मसूर को अपने हाथों से मारना चाहता था, इसीलिए उसके मरने के बाद भी वो उसे तब तक चाकू से स्टैब करता रहता है जब तक यूएस मिलिट्री ने उसे अरेस्ट नहीं कर लिया। इसके 30 दिन बाद हम माइक को फिर से देखते हैं, जो अपने असली रूप में वापस आ चुका था। इन 30 दिनों में एफबीआई ने उससे अच्छे से पूछताछ की। यहाँ पता चला कि वो उस पर पिछले 6 महीनों से नजर रख रहे थे। वो जो करना चाहता था एफबीआई ने उसे करने दिया, क्योंकि सिर्फ वही था जो उन्हें अल मसूर के इतने पास ले गया। उसके बिना वो उसे कभी नहीं पकड़ पाते। इसके बाद एफबीआई की डेप्यूटी डायरेक्टर आयरन खुद उससे मिलने जाती है और उसे कहती है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या करें। बहुत से लोग चाहते हैं कि तुमने जो किया उसके लिए हम तुम्हें जेल में डाल दें, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम हमारा साथ दो। तो वो चाहती थी कि माइक अब सीआईए के लिए काम करे, पर माइक कहता है कि आपको नहीं लगता कि मैंने 18 महीने पहले ये सोचा होगा कि मुझे सीआईए ज्वाइन करना है। बताकर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो बोला, ठीक है, फिर एक काम करो, मुझसे लड़कर देखो, 20 सेकेंड्स में पता चल जाएगा कि मैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में खरा उतरता हूँ या नहीं।
हार्ली को ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ने में बहुत मजा आता था, इसलिए वो बिना देर किए उसे ग्राउंड में ले जाता है। अब दोनों एक दूसरे के सामने थे। हार्ली कहता है मारो मुझे, पर माइक ने जैसे ही उस पर हमला किया वो उसे बस एक ही झटके में नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। बस उसका एक वार और माइक वहीं के वहीं लाश बन जाता। ये तो साफ था कि वो उससे बेस्ट नहीं है, पर अब ये देखना बाकी था कि क्या माइक वहां मौजूद लोगों में से बेस्ट है कि नहीं। ये जानने के लिए वो उसकी विक्टर से फाइट करवाता है। विक्टर ने जैसे ही उस पर चाकू से वार किया, माइक उसके ब्लेड को ही पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। विक्टर बोला, भला ब्लेड कौन पकड़ता है, पर यही चीज़ तो उसे दूसरों से ज्यादा खतरनाक बनाती थी। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, पर आखिर में माइक ये लड़ाई जीत जाता है। हालांकि ये लड़ाई हार या जीत के बारे में नहीं थी, बल्कि ये एक सबक था। इसके बाद उन्हें और ट्रेन करने के लिए उन सबको एक स्पेशल ग्लासेस और एक बिजली का झटका देने वाली जैकेट पहनाई जाती है। उस चश्मे के अंदर कुछ लोगों के चेहरे दिखाए जाते हैं। हार्ली उन्हें उन सब के चेहरे याद करने को कहता है और बताता है कि ये सब तुम्हारे टारगेट्स हैं, जो कभी भी और कहीं से भी हमला कर सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें गोली मारी तो तुम्हें एक जोर का झटका लगेगा, या फिर अगर तुम उन्हें मारते वक्त किसी आम इंसान को मारते हो तो और बड़ा झटका लगेगा। रूल्स बताने के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है और उन सबको अपने टारगेट्स के वर्चुअल चेहरे दिखाए जाते हैं। उन्हें जितनी बार गोली लगती उन्हें उतनी बार करंट दिया जाता, और ये करंट इतना तेज था कि उनमें से कई लोग ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं। माइक को भी कई झटके लगते हैं, पर वो बाकियों की तरह हार नहीं मानता। वो किस हद तक जा सकता है ये देखने के लिए हार्ली जानबूझकर उन लोगों के बीच अल मंसूर को डाल देता है, और बस यहीं उसकी कमजोरी पकड़ आ गई। इस दौरान उसे कई झटके लगते हैं, पर वो फिर भी नहीं रुकता। इससे पहले वो मर जाता, टेस्ट को वहीं रोक दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर एफबीआई को पता चलता है कि एक रशियन फैसिलिटी से 15 किलो प्लूटोनियम चोरी हो गया है। उनका अनुमान था कि टेररिस्ट्स इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने में करने वाले थे। अगर उनके हाथ एक न्यूक्लियर ट्रिगर लगा और एक साइंटिस्ट जो उन्हें आपस में जोड़ सके, तो वो कहीं भी एक बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकते थे। उन्हें यकीन था कि ये प्लूटोनियम ईरानियन टेररिस्ट्स के पास जा रहा है, जो नहीं चाहते कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरह का शांति समझौता हो। और जानकारी के लिए वो लोग ईरानियन एम्बेसी जाते हैं, पर वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। इसी बीच पोलैंड में उस चोरी किए गए प्लूटोनियम को बेचने की तैयारी चल रही थी। हम यहाँ एक अमेरिकन आदमी को देखते हैं जो उनसे वो प्लूटोनियम खरीदने आया था, पर उनकी डील पूरी हो पाती उससे पहले ही वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। वो उस अमेरिकन को उसकी वैन साइड करने को कहते हैं, पर उसके बोलने के अंदाज से उन्हें उस पर शक हो गया, इसलिए पुलिस ने उसकी वैन की तलाशी लेने की सोची। एक वैन में इतने सारे लोगों को देखकर उन्होंने जल्दी से बैकअप बुलाया, पर तभी वो अमेरिकन उन सभी को मारकर वहां से भाग जाता है। गोलियों की आवाज से वहां भगदड़ मच जाती है, और इसी का फायदा उठाकर वो अमेरिकन प्लूटोनियम लेकर भीड़ में कहीं गायब हो गया। पुलिस ने जब उस जगह की जांच की तो उन्हें वहां प्लूटोनियम के ट्रेसेस मिले, जिससे ये साफ हो गया कि चोरी किया गया प्लूटोनियम शूटआउट से पहले यहीं रखा गया था। वो अमेरिकन भागते हुए सीसीटीवी में कैप्चर हो गया था, पर उसकी असली पहचान अभी तक सामने नहीं आ पाई थी। जब हार्ली ने उसे न्यूज़ में देखा तो उसे ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। इसके बाद हार्ली आयरीन के पास जाता है और उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहता है, गौर से देखो इस चेहरे को, तुम्हें भी ये जाना पहचाना लग रहा है या फिर सिर्फ मुझे ही। पर आयरीन उसे कहती है कि नहीं, ये वो नहीं हो सकता, उसे तो कई साल पहले ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया था, उसका बचना नामुमकिन है। पर हार्ली को पूरा यकीन था कि ये वही है, क्योंकि सीआईए को कभी उसकी लाश नहीं मिली। पता चलता है कि वो आदमी जो प्लूटोनियम की चोरी करके भागा था वो कभी सीआईए के लिए काम करता था और उसे हार्ली ने ही ट्रेन किया था। पर आगे चलकर उसने अपने ही देश के साथ गद्दारी की और एक मर्सनरी बन गया। जिन लोगों ने उसे देखा है वो उसे गोस्ट के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। हार्ली समझ गया कि अगर ये इन सब में शामिल है तो ज़रूर कुछ भयानक होने वाला है, इसीलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। आयरीन को पता चला कि इस्तांबुल के एक आर्म्स डीलर ने कुछ दिन पहले ही रशिया से एक न्यूक्लियर ट्रिगर खरीदा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ज़रूर वो इसे गोस्ट को बेचने वाला था। इसके बाद हार्ली माइक के पास जाता है, क्योंकि उसे उसका एक आखिरी सबक सिखाना अभी बाकी था। वो जानबूझकर उसके सामने कटरीना की वो वीडियो प्ले कर देता है जो उस दिन माइक ने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड की थी। माइक ने उसे वीडियो बंद करने को कहा, पर हार्ली केबल से उसकी गर्दन जकड़ लेता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे फैसलों के बीच आते हैं, आइंदा कभी इमोशंस को पर्सनल मत होने देना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। माइक उसकी बात को अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद उसे भी मिशन का हिस्सा बना लिया गया। अगले दिन वो तीनों इस्तांबुल जाते हैं, जहां उन्हें अनीका नाम की एक और सीआईए एजेंट मिली जो इस मिशन में उनका साथ देने वाली थी। वो उस आर्म्स डीलर का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो होटल में जाने से पहले किसी से बात कर रहा था।
हार्ली उन्हें इंतजार करने को कहता है, पर माइक उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता और बड़ी चालाकी से उस दूसरे आदमी का फ़ोन चोरी कर लेता है। जब उन्होंने उसे हैक किया तो पता चला कि कल एक रेस्टोरेंट में वो आर्म्स डीलर किसी को वो न्यूक्लियर ट्रिगर देने वाला था। अब उनका मिशन आसान था, टारगेट को ख़त्म करो और पैकेज को हथिया लो। अगले दिन वो उस रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर उस आर्म्स डीलर्स के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो आया तो उन्होंने देखा कि उसके साथ मिलिट्री के कुछ लोग भी थे। उन्हें हटाए बिना वो इस मिशन को अंजाम नहीं दे सकते थे। जिसके बाद चार्ली छुपके से उनमें से एक को धर दबोचता है और उसे कहता है कि अपने साथियों को बताओ कि यहाँ से कुछ दूर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उसने वैसा ही किया, जिसके बाद वहां तैनात सारे ऑफिसर उसकी बताई हुई लोकेशन पर चले जाते हैं। रास्ता साफ होने के बाद विक्टर, जो इस मिशन को लीड कर रहा था, सबसे पहले रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। उसके पीछे पीछे माइक भी अंदर जाता है। यहीं हम गोस्ट को देखते हैं, जो उस आर्म्स डीलर से वो न्यूक्लियर ट्रिगर लेने आया था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उसकी नज़र विक्टर पर पड़ी, जिसके बाद उसने बिना देर किए एक चाकू उठाया और उसे विक्टर को स्टैब कर दिया। सब इतना जल्दी हुआ कि माइक को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। विक्टर मर चुका है ये पता चलते ही हार्ली मिशन को टर्मिनेट कर देता है और उसे जल्दी से वापस लौटने को कहता है। पर ये उन्हें पकड़ने का आखिरी मौका था, इसलिए माइक एक बार फिर उसके ऑर्डर्स को फॉलो ना करते हुए उस आर्म्स डीलर्स का पीछा करता है। घंटों तक उसका पीछा करने के बाद आखिर में वो एक बिल्डिंग